एक पवित्र स्थान, जहां शांति का वास होना चाहिए, वहीं नरक से भी बदतर एक भयावह रहस्य छिपा हुआ था। मंत्रों और अगरबत्ती के धुएं के पीछे एक साधु के वेश में छिपा शैतान असहनीय पीड़ा दे रहा था। युवा जीवन, कोमल आत्माएं जो मन की शांति के लिए इस आश्रम में आती थीं, वे सबसे क्रूर जाल में फंस जाती थीं। विश्वास के बदले अपमान मिला और जीवन चुपचाप छीन लिया गया। यह अपराध गहरी मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे प्रकाश में आएंगे। अध्याय 1, खोज। 15 मई 2025 की सुबह उत्तर प्रदेश के शांतिपुर गांव के बाहरी इलाके में एक वीरान मीन पर एक खुदाई मशीन की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो ग्रामीण शांति को भंग कर रही थी। रामू काका, एक अनुभवी निर्माण ठेकेदार, शहर से आए एक परिवार के नए घर की नींव खोदने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे थे। सुबह की हल्की धूप में काम सुचारू रूप से चल रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सालों से दबे एक रहस्य पर से पर्दा उठने वाला है, जो पूरे इलाके में दहशत फैला देगा। जब खुदाई मशीन का पंजा लगभग 1 मीटर की गहराई तक पहुंचा, तो वह किसी कठोर चीज से टकराया, लेकिन आवाज चट्टानों की खड़खड़ाहट या पुराने कंक्रीट की तरह नहीं थी। यह एक गहरी, दबी हुई आवाज थी, जिसने सबको चौंका दिया। रुको, नीचे कुछ है, सावधान रहना, रामू काका ने चिल्लाकर कहा। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया था। खुदाई मशीन के ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया और अचानक सन्नाटा छा गया। केवल जंगली घास से सरसराती हवा की आवाज आ रही थी। रामू काका कुछ मजदूरों के साथ गड्ढे में कूदे और फावड़े से उस अजीब चीज के आसपास की नम मिट्टी को सावधानी से हटाने लगे। मिट्टी की आखिरी परत हटने पर एक पुराना, समय के साथ फीका पड़ चुका तिरपाल का बंडल सामने आया। एक तेज, भयानक बदबू उठी, जिससे सभी को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे उबकाई रोकने की कोशिश करने लगे। रामू काका ने फावड़े की नोक से तिरपाल को धीरे से हटाया। वह फट गया और अंदर जो था उसे देखकर वे सन्न रह गए। एक इंसान की टोंक की हड्डी, जिस पर अभी भी सजे हुए मांस के कुछ सूखे टुकड़े चिपके हुए थे, और उसके बगल में एक सजेद खोपड़ी, जिसकी गहरी, खाली आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। हे भगवान, यहां तो कोई मरा हुआ है, एक युवा मधुर हकलाते हुए चीख पड़ा। उसकी चीख ने उस जानलेवा सन्नाटे को तोड़ दिया। रामू काका ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और कांपती उंगलियों से गांव की पुलिस को फोन किया। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। वीरान मीन पर एक कंकाल मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आधे घंटे के भीतर सैकड़ों जिज्ञासु ग्रामीण वहां जमा हो गए, जो पुलिस द्वारा लगाए गए अस्थायी बैरिकेड के पीछे खड़े थे। जो जगह कभी भूली बिसरी थी, वह अचानक डर और अटकलों का केंद्र बन गई। हवा में नम मिट्टी और मौत की हल्की गंध का मिश्रण था, जिससे हर कोई कांप रहा था। भीड़ के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। क्रूर किसी गैंगस्टर ने मारकर यहां फेंक दिया होगा, एक आदमी ने अनुमान लगाया। लेकिन इन अटकलों के बीच एक और भी भयावह सिद्धांत उभरने लगा। पास में चाय बेचने वाली एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा डर से सेध पड़ गया था, ने कांपते हुए पेड़ों के झुरमुट के पीछे स्थित प्राचीन आश्रम की ओर इशारा किया। यह मीन तो आश्रम के ठीक पीछे है। आश्रम जैसी पवित्र जगह पर ऐसा घिनौना काम कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई संबंध है? उस बूढ़ी औरत का सवाल शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह था, जिसने संदेह की लहरें पैदा कर दीं। वह आश्रम, जहां गांव वाले अपनी आस्था रखते थे, जहां वे शांति और सुकून पाते थे, उस पवित्र स्थान से जुड़े एक भयानक अपराध का विचार ही उन्हें कंपा रहा था। लोग अब आश्रम को एक अलग नहर से देखने लगे थे, डर और संदेह भरी नरों से। क्या उन पुरानी दीवारों और सुबह शाम होने वाले कीर्तन के पीछे कोई रहस्य छिपा था? जब फोरेंसिक टीम ने सावधानीपूर्वक खुदाई शुरू की, तो उन्हें सिर्फ एक कंकाल नहीं मिला, और गहरी खुदाई करने पर उन्हें कई और कब्रों के निशान मिले। एक भयानक अपराध का साया अब उस शांतिपूर्ण गांव पर पूरी तरह से छा चुका था, और किसी को नहीं पता था कि यह तो एक कहीं ज्यादा भयानक सच्चाई की बस शुरुआत थी। अध्याय 3, पहचान और पहला सुराग। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया। अनुभवी इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने तेजी और पेशेवर तरीके से अपना काम शुरू कर दिया। फोरेंसिक टीम सुरक्षात्मक सूट पहने मिट्टी की हर परत को सावधानी से खोद रही थी और हर छोटे से छोटे सबूत को छान रही थी। पहले कंकाल की जांच के शुरुआती नतीजों से पता चला कि पीड़िता लगभग 18 से 22 साल की एक युवती थी, जिसकी मौत कम से कम 3 साल पहले हुई थी। खोपड़ी पर एक फ्रैक्चर था, जो किसी भारी चीम से वार का संकेत दे रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक हत्या थी। लेकिन पीड़िता की पहचान एक बड़ा रहस्य थी।
कोई पहचान पत्र नहीं मिला, सिवाय कुछ सजे हुए कपड़ों के टुकड़ों और एक महत्वपूर्ण सबूत के। कलाई की हड्डियों के बीच मिट्टी में सना हुआ चांदी का एक छोटा कंगन। कंगन पर एक छोटे से कमल के फूल का डिजाइन था, जो काफी आम था, लेकिन फिर भी पहचान के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण थी। इंस्पेक्टर कुमार ने पीड़िता के विवरण और कंगन की तस्वीर को मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित करने का निर्देश दिया। उन्हें विश्वास था कि कहीं न कहीं एक परिवार सालों से अपनी लापता बेटी की खबर का इंतजार कर रहा होगा, और वह सही थे। 2 दिन बाद दिल्ली से एक मध्यम आयु वर्ग का दुखी दिखने वाला जोड़ा जांच कार्यालय पहुंचा। उनके चेहरे पर दर्द और एक धुंधली सी उम्मीद झलक रही थी। जब उन्हें कंगन की तस्वीर दिखाई गई तो महिला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपते हुए पुष्टि की कि यह वही उपहार था जो उसने अपनी बेटी प्रिया शर्मा को उसके 18वें जन्मदिन पर दिया था। प्रिया 3 साल से अधिक समय से रहस्यमय तरीके से लापता थी। आंसू भरी आंखों से प्रिया के माता पिता ने बताया कि प्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मेधावी छात्रा थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक भावनात्मक झटके और पढ़ाई के दबाव के कारण वह गंभीर अवसाद में चली गई। वह चुपचाप और अकेली रहने लगी और अक्सर सो नहीं पाती थी। परिवार उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गया, लेकिन सुधार बहुत धीमा था। निराशा में एक परिचित की सलाह पर प्रिया की मां उसे मन की शांति के लिए शांतिपुर के उस आश्रम में ले आई। जब वह आश्रम से लौटती थी तो थोड़ी खुश दिखती थी। उसकी मां ने बताया, वह कहती थी कि आश्रम में स्वामी आनंद बहुत ज्ञानी हैं, वे बहुत अच्छी बातें करते हैं। स्वामी ने वादा किया था कि वे एक शुद्धिकरण संस्कार करेंगे जिससे उसके कर्मों का नाश होगा और दुहक दूर हो जाएगा। अपनी बेटी पर विश्वास करते हुए और उसके ठीक होने की उम्मीद में परिवार ने कभी संदेह नहीं किया। प्रिया अकेले ही नियमित रूप से आश्रम जाने लगी। फिर एक दिन वह घर से निकली और कभी वापस नहीं आई। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, हर जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रिया के परिवार का बयान इंस्पेक्टर कुमार के लिए सोने की खान जैसा था। इसने पीड़िता को सबसे संदिग्ध स्थान, अपराध स्थल के ठीक बगल में स्थित आश्रम से जोड़ दिया था। तुरंत उन्होंने एक तकनीकी टीम को प्रिया के पुराने लैपटॉप की जांच करने का निर्देश दिया, जिसे परिवार ने संभाल कर रखा था, और उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। एक छिपी हुई डायरी फाइल में प्रिया ने अपने आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। उसने स्वामी आनंद के बारे में अत्यधिक सम्मान और विश्वास के साथ लिखा था, लेकिन आखिरी कुछ पंक्तियां चिंता और भय से भरी थीं। स्वामी की रस्में अब अजीब होती जा रही हैं। वे कहते हैं कि शरीर को शुद्ध करने के लिए मुझे उन पर पूरा भरोसा करना होगा, कोई संदेह नहीं। उन्होंने मुझे रात में आश्रम में रुकने के लिए कहा है ताकि मध्यरात्रि में एक विशेष अनुष्ठान किया जा सके। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन स्वामी कहते हैं कि यही मेरी बीमारी को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। डायरी उसके लापता होने से ठीक 1 दिन पहले यहीं समाप्त हो जाती थी। सुराग अब बिल्कुल स्पष्ट था। जांच टीम का सारा ध्यान अब स्वामी आनंद और उस आश्रम के दरवाजे के पीछे छिपे भयानक रहस्यों पर केंद्रित हो गया था। अध्याय 4, शैतान का मुखौटा। जब पूरा शांतिपुर गांव भ्रम और भय में डूबा हुआ था, उस प्राचीन आश्रम में जीवन सामान्य रूप से शांत लग रहा था। स्वामी आनंद, जिसका असली नाम विक्रम सिंह था, ने अपना दिन हमेशा की तरह शुरू किया। सूरज उगने से पहले ही उसकी झाड़ू की सरसराहट काई लगी ईंटों के आंगन में गूंजने लगी। भूरे रंग के वस्त्रों में उसका दुबला, पतला, लंबा शरीर शांति और वैराग्य का आभास दे रहा था। उसने भगवान की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाई और वे मंत्र बुदबुदाए जो उसे यहां 1 दशक से अधिक समय तक छिपने के दौरान याद हो गए थे। जब कंकालों की खोज की खबर आश्रम तक पहुंची तो कई भक्त चिंतित चेहरों के साथ स्वामी के पास आए। जवाब में उसने केवल हाथ जोड़कर धीरे से ओम नमः शिवाय का जाप किया। सांसारिक कर्म बहुत भारी हैं, उसने गहरी, सहानुभूतिपूर्ण आवाज में कहा। यह पवित्र स्थान करुणा का घर है। हमें उन बेचारी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। उसके शब्दों ने घबराई हुई आत्माओं को शांत कर दिया। लोग उसकी शांति और करुणा के लिए और भी अधिक सम्मान करने लगे। उसने पुलिस को यह भी प्रस्ताव दिया कि जब खुदाई पूरी हो जाए तो वह अपराध स्थल पर एक बड़ी शांति पूजा का आयोजन करेगा, एक ऐसा कार्य जिसने किसी को भी उस पर संदेह नहीं करने दिया। सभी के लिए स्वामी आनंद पवित्रता का प्रतीक था, इस तूफान के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक सहारा। लेकिन जब रात हुई, मुख्य मंदिर के पीछे उसके छोटे, साधारण कमरे में वह दयालु चेहरा गायब हो गया। विक्रम सिंह सोया नहीं, वह अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं,
बाहर की हर हलचल को सुन रहा था। वह जानता था कि पुलिस बहुत करीब है। दिन की शांति केवल एक उत्तम नाटक थी जिसे वह 15 सालों से खेल रहा था। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि गणना कर रहा था। वह बहुत लंबे समय से भाग रहा था। उसे खतरे के किनारे पर रहने की आदत हो गई थी। उसे विश्वास था कि हर बार की तरह वह इस बार भी बच जाएगा। अध्याय 5। जीवित गवाह। इस बीच पुलिस मुख्यालय में इंस्पेक्टर राजेश कुमार की टीम बिना रुके काम कर रही थी। प्रिया की डायरी से मिले सुराग ने जांच को एक स्पष्ट दिशा दी थी। हम संदिग्ध को सचेत नहीं कर सकते। हमें और सबूत चाहिए, खासकर एक जीवित गवाह। निश्चित रूप से प्रिया इन अजीब रस्मों की अकेली शिकार नहीं थी। एक खुफिया टीम को पिछले 5 वर्षों में अवसाद, बीमारी या अन्य समस्याओं के कारण आश्रम आने वाली युवा लड़कियों की सूची की समीक्षा करने का आदेश दिया गया। यह काम भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, लेकिन उनके धैर्य का फल मिला। उन्हें मीरा नाम की एक लड़की मिली जो अब पास के एक औद्योगिक क्षेत्र में एक कारखाने में मजदूर थी। 2 साल पहले मीरा को भी उसके परिवार द्वारा इलाज के लिए स्वामी आनंद के पास लाया गया था। मीरा से संपर्क करना शुरू में बहुत मुश्किल था। वह डरी हुई, सहमी हुई थी और अतीत के बारे में बात करने से इनकार कर रही थी। लेकिन धैर्य और कुशल पूछताछ के माध्यम से जांचकर्ताओं ने उसका विश्वास जीत लिया। मीरा रो पड़ी और अपनी भयावह कहानी सुनाई। उसे भी स्वामी आनंद ने मीठे शब्दों और मोक्ष के वादों से बहलाया था। लेकिन एक देर रात की रस्म के दौरान एक अलग कमरे में जब स्वामी ने अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया तो मीरा घबरा गई, ओरदार विरोध किया और अपनी जान बचाकर भाग निकली। वह कोई साधु नहीं है, वह एक शैतान है, मीरा सिसकते हुए बोली। वह इतनी डरी हुई और शर्मिंदा थी कि उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। मीरा की गवाही एक अमूल्य जीवित सबूत थी जो प्रिया की डायरी में लिखी हर बात की पूरी तरह से पुष्टि करती थी। उसी समय एक और जांच दल स्वामी आनंद की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था। उसके चाय के गिलास से गुप्त रूप से लिए गए फिंगरप्रिंट को विश्लेषण के लिए भेजा गया था। परिणाम ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। स्वामी आनंद का कोई नागरिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट 15 साल पहले से राष्ट्रीय स्तर पर वांछित एक अपराधी के साथ 100% मेल खाते थे। विक्रम सिंह, धोखाधड़ी और गबन का आरोपी। रहस्य का पर्दा पूरी तरह से उठ चुका था। श्रद्धेय स्वामी आनंद केवल एक मुखौटा था। उसका असली व्यक्तित्व एक चालाक अपराधी, कानून का भगोड़ा था, और अब वह एक सीरियल किलर का मुख्य संदिग्ध भी था। इंस्पेक्टर कुमार ने विक्रम सिंह के पीले पड़ चुके वांटेड पोस्टर को देखा और फिर स्वामी आनंद की हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए तस्वीर को देखा। एक ही आदमी, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत भयावह चेहरे, एक धोखेबाज का और एक साधु के वेश में छिपे शैतान का। अध्याय 6। घेराबंदी। पर्याप्त सबूत और निर्णायक गवाह के बयान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को यह पुष्टि हो गई कि स्वामी आनंद ही विक्रम सिंह था, जो कई हत्याओं और यौन उत्पीड़न के मामले में मुख्य संदिग्ध था। 20 मई की सुबह विक्रम सिंह की तत्काल गिरफ्तारी और तलाशी का वारंट संबंधित लोक अभियोजक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। हालांकि एक संवेदनशील आध्यात्मिक स्थान पर एक साधु के वेश में 15 साल से छिपे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक सटीक और गुप्त योजना की आवश्यकता थी। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने जोर देकर कहा, संदिग्ध बेहद चालाक और खतरनाक है। हमें अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, जनता में दहशत फैलाने से बचना होगा और उसे भागने या आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं देना होगा। घेराबंदी की योजना तुरंत लागू की गई। सबसे अच्छे अंडरकवर अधिकारियों को ऑटो, रिक्शा चालक, चायवाला और तीर्थयात्री के रूप में आश्रम के चारों ओर सभी प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया। भोर से ही एक अदृश्य लेकिन मजबूत घेरा कस दिया गया था। विक्रम सिंह की हर हरकत जांच टीम की नज़र में थी। उस पूरे दिन संदिग्ध ने कोई असामान्य व्यवहार नहीं दिखाया। वह शांति से आश्रम के आंगन में पत्ते झाड़ता रहा, भक्तों से बात करता रहा। उसकी आवाज़ अभी भी गहरी और करुणा से भरी हुई थी। अंडरकवर अधिकारियों ने उसे एक युवा छात्रा से बात करते हुए भी देखा। उसे एक ताबीज दिया और उसे रात में दोष निवारण अनुष्ठान के लिए वापस आने के लिए कहा। तुम्हारे ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा का साया है बेटी। यह अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में ही प्रभावी होगा। इस हरकत ने जांच टीम के संदेह को और पुख्ता कर दिया। वह दरिंदा अभी भी शिकार कर रहा था और आज रात कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय था। रात के 10 बजे आश्रम की बत्तियां बुझ गईं, सिवाय मुख्य मंदिर के पीछे स्थित एक अलग इमारत से आती टिमटिमाती रोशनी के। यही वह जगह थी जहां विक्रम अपनी काली रस्में करता था। जैसा कि अनुमान था, दरवाजा धीरे से खुला और विक्रम सिंह बाहर आया। चारों ओर देखा
और फिर वापस अंदर चला गया। यह संकेत था, हमले का आदेश दिया गया। लगभग 1 दर्जन अधिकारी चुपचाप कई दिशाओं से आगे बढ़े। लकड़ी का दरवाज़ा एक झटके में खुल गया। हिलो मत, पुलिस। अंदर मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में विक्रम पूजा की सामग्री सजा रहा था। वह चौंक गया, लेकिन लगभग तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। पुलिस अधिकारियों को देखकर उसने डरने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि हाथ जोड़कर और भौहें सिकोड़कर नारागी का नाटक किया। प्रभु, प्रभु, आप लोग इस समय एक पवित्र स्थान में इस तरह कैसे घुस सकते हैं? मैं एक साधु हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक जांचकर्ता आगे बढ़ा, उसकी आवाज कठोर थी। हम आपको, विक्रम सिंह, पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाने आए हैं। अपना असली नाम सुनकर विक्रम का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने फिर भी बहस करने की कोशिश की। मैं स्वामी आनंद हूं, यहां कोई विक्रम सिंह नहीं है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर राजेश कुमार अंदर आए। उनकी आंखें सीधे अपराधी को घूर रही थीं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा सवाल पूछा, तो फिर प्रिया शर्मा के बारे में क्या? तुम्हें वह याद है? प्रिया शर्मा, ये 2 शब्द विक्रम के मनोविज्ञान पर हथौड़े की तरह लगे। उसके साधु होने का दिखावा ढह गया। वह जानता था कि सब कुछ उजागर हो गया है। उसकी शांति गायब हो गई और उसकी जगह एक कोने में फांसे जानवर का उन्माद आ गया। बिजली की तेजी से उसने वेदी से एक भारी पीतल का दिया स्टैंड उठाया, एक दहाड़ लगाई और भागने के रास्ते के लिए अधिकारियों की ओर दौड़ा। लेकिन उसकी हरकत का अनुमान पहले से ही था। एक तेज और पेशेवर चाल में अधिकारियों ने उसे मीन पर गिरा दिया और काबू कर लिया। हथकड़ी की सूखी क्लिक की आवाज गूंजी, जिसने एक हत्यारे के कानून से बाहर 15 साल की आज़ादी को समाप्त कर दिया। उसका दयालु चेहरा गायब हो गया था, केवल एक क्रूर, घृणित चुप्पी बची थी। उसने एक और शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप पुलिस को खुद को अंधेरी रात में ले जाने दिया। अध्याय 7, कबूलनामा। पुलिस पूछताछ कक्ष में दम घुटने वाली और सिगरेट के धुएं की गंध थी। विक्रम सिंह जेल के भूरे रंग के कपड़ों में लोहे की कुर्सी पर लापरवाही से बैठा था। उसका चेहरा भावहीन था। उसने अपने सामने बैठे 2 जांचकर्ताओं को घूर कर देखा, जैसे कि यह कोई पूछताछ नहीं, बल्कि एक आकस्मिक बातचीत हो। एक युवा जांचकर्ता उसके रवैये से नाराज होकर फाइल को मैं पर ओर से पटक दिया। पूरा नाम और पता बताओ। विक्रम मुस्कुराया, उसकी आवाज सपाट लेकिन व्यंग्यात्मक थी। आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया है और आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं शांतिपुर आश्रम का स्वामी आनंद हूं। इस पूरे इलाके में मुझे कौन नहीं जानता। यह नाटक बंद करो, दूसरे जांचकर्ता ने कहा। यहां कोई स्वामी आनंद नहीं है, केवल एक भगोड़ा अपराधी विक्रम सिंह है। तुम अभिनय करते करते थकते नहीं हो? विक्रम हंसा। ओम नमः शिवाय। आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जो भी है, आराम से बात करते हैं। मैंने एक साधु के रूप में कोई अपराध नहीं किया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, अब बोले। उनकी आवाज गहरी और भावनाहीन थी। तुमने 15 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें भी बेवकूफ बना सकते हो? विक्रम, उन्होंने गवाह मीरा की तस्वीर उसकी ओर खिसकाई। इस लड़की को याद है? उसने सब कुछ बता दिया है। उस रात के बारे में जब तुमने उसे आश्रम के पीछे वाले कमरे में फुसलाया था, यह कहकर कि तुम उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हो। याद आया? विक्रम ने तस्वीर पर एक नहर डाली और फिर ओर से हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो डरावनी थी। ओह, वह लड़की, वह पागल होगी। वह मुझसे प्रभावित थी और जब उसे मैं नहीं मिला तो वह झूठे आरोप लगाने लगी। आजकल की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी बेशर्मी ने युवा जांचकर्ता को इतना गुस्सा दिलाया कि वह लगभग खड़ा हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर कुमार ने उसे हाथ से रोक दिया। वह जानते थे कि इस तरह के चालाक अपराधी से निपटने के लिए गुस्सा बेकार है। उन्होंने शांति से अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन को विक्रम की ओर घुमा दिया। प्रिया शर्मा की डायरी के शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो इसके बारे में क्या? इंस्पेक्टर कुमार ने कहा। उनकी आवाज अभी भी बर्फीली थी। प्रिया शर्मा मर चुकी है। उसके पास तुम्हारे लिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। उसने यहां सब कुछ लिखा है। अजीब रस्में, रात भर रुकना। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम अब भी इनकार करोगे? एक एक शब्द विक्रम सिंह के बचाव पर चाकू की तरह चुभ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी गोद में रखे हाथ कांपने लगे। नाटक खत्म हो गया था। वह जानता था कि वह हार गया है। विक्रम ने अपना सिर झुका लिया, कुछ देर चुप रहा और फिर ऊपर देखा। उसका नकली दयालु चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया था और उसकी जगह एक क्रूर, घृणित रूप ने ले ली थी। ठीक है,
उसने दांत पीसते हुए कहा। तुम सुनना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। गोल गोल घूमने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज़ अब नफरत से भरी थी। हाँ, मैं विक्रम सिंह हूं। मैं 15 साल से भाग रहा था। मैं तुम लोगों से छिपने के लिए आश्रम में आया था, लेकिन वहां रहना तो स्वर्ग से भी बेहतर था। बाहर के लोग, खासकर वे लड़कियां, वे इतनी मूर्ख हैं। बस स्वामी जी सुनकर वे हर बात पर विश्वास कर लेती हैं। दिल टूटना, बीमारी, पढ़ाई में असफलता, हर चीज के लिए वे भूत प्रेत को दोष देती हैं। वे खुद मेरे पास आती थीं। मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया। तो तुमने कितनी लड़कियों का शोषण किया? मुझे याद नहीं, विक्रम हंसा। बहुत सारी। जो भी थोड़ी सुंदर और भोली दिखती थी, मैं उसे चुन लेता था। उन्हें कुछ शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए फुसलाना। दान में पैसा भी मिलता था और माँ भी। वे तो सोचती थीं कि मैं उन पर कृपा कर रहा हूं और मेरा धन्यवाद करती थीं। अविश्वसनीय रूप से मूर्ख। तो हत्या क्यों की? इंस्पेक्टर कुमार ने पूछा। उनकी आवाज़ कठोर हो गई। क्या तुम्हारी वासना काफी नहीं थी कि तुम्हें लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वे परेशानी बन जाती थीं? विक्रम चिल्लाया, पहली बार भावना दिखाते हुए। जैसे वह दूसरों से ज्यादा होशियार थी। कुछ रस्मों के बाद उसे शक होने लगा। वह रोने लगी, पुलिस को बताने की धमकी देने लगी। मूर्खता की भी एक सीमा होती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पुलिस के पास जाने देता ताकि तुम लोग आकर मुझे पकड़ सको? केवल मरे हुए लोग ही रहस्य रख सकते हैं। उसने प्रिया की हत्या के बारे में इतनी शांति से बताया कि रोंगटे खड़े हो गए। उस रात वह बहुत हंगामा कर रही थी। मैंने वेदी पर रखे पीतल के दिया स्टैंड को उठाया और उसके सिर पर कई बार मारा। वह तुरंत चुप हो गई। फिर मैंने आधी रात तक इंतजार किया, जब आश्रम सुनसान था। मैंने उसे एक पुरानी चटाई में लपेटा, उसे एक ठेले पर रखा और उसे वीरान मीन पर ले गया। आश्रम के पीछे की मिट्टी नरम है, गड्ढा खोदना आसान था। उसे दफनाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आया और सुबह तक चैन से सोया। तुमने इस तरह कितने लोगों को मारा है? 4। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हर एक की कहानी वही थी। जो भी होशियार बनने लगती थी और शक करने लगती थी, मैं उसे मोक्ष दे देता था। उन्हें इंदा रखकर क्या फायदा? अध्याय 8। न्याय। विक्रम सिंह के मुकदमे ने पूरे देश में अत्यधिक जन आक्रोश पैदा किया। उसके अमानवीय और क्रूर बयानों ने अदालत में मौजूद सभी को घृणा से भर दिया। वह कटघरे में खड़ा था, उसका चेहरा पत्थर की तरह था। न कोई आंसू, न कोई माफी। यह देखते हुए कि विक्रम सिंह का अपराध विशेष रूप से गंभीर प्रकृति का था, जिसे क्रूर और अमानवीय तरीके से अंजाम दिया गया, जिसने कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और सामाजिक नैतिकता को नष्ट कर दिया, और उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं थी। अदालत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त विक्रम सिंह को हत्या के लिए मौत की सजा और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास। अभियुक्त के लिए कुल सजा मौत की सजा है। कानून की सबसे कठोर सजा दी गई, जिसने एक शैतान के पापी जीवन पर विराम लगा दिया। लेकिन जो दर्द उसने पीड़ितों के परिवारों को दिया और समाज पर जो घाव छोड़े, वे शायद कभी नहीं भरेंगे। यह कहानी अंधविश्वास के खतरों और उन शिकारियों के खिलाफ एक कठोर चेतावनी है जो लाभ के लिए आस्था का दुरुपयोग करते हैं। उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम सभी एक अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएंगे और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों की तलाश करेंगे, ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो।